आज के सेशन में हम एटमॉस्फेयर, उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स वगैरह का सेशन ये हम रखते हैं। इसको हम देख लेंगे पूरा क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर देखो पता ही है सबको कि एटमॉस्फेयर जो है वो एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। किस वजह से होती है, ये इसके आसपास सराउंड करके रखती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी इतना बड़ा रीज़न है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर बहुत ज़्यादा लगने के बावजूद भी जो एक हमारा एटमॉस्फेयर है वो एस्केप नहीं कर पाता है। ग्रेविटी उसको पकड़ के रखती है। ठीक है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि हीट जो आई वो पूरी तरह से रेडिएट ना कर पाए, वापस ना जा पाए, और उसको आप एक हीट बैलेंस मेंटेन करके रखा जाए कि जो बॉडी है वो थोड़ी थोड़ी गर्म बनी रहे। ऐसा ना हो कि जैसे ही हीट का सोर्स गया वैसे ही वो बॉडी बिल्कुल ठंडी होने लगी, उसने पूरी हीट रेडिएट कर दी और बिल्कुल वो ठंडी हो गई। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर का काम होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट बना के रखना हमारे ऊपर। तो एवरेज टेम्परेचर जो हम मानते हैं अर्थ का, एवरेज टेम्परेचर वो हम 15 डिग्रीज़ के आसपास मानते हैं। 15 डिग्री सेंटीग्रेड्स माना जाता है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है। ठीक है, फिर देखो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो दो तीन चीज़ें ध्यान में रखना। बाकी चीज़ें तो हम बाद में देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ कितनी होती है, वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। पहले ये चीज़ देखना कि जो हमारा वाटर वेपर और डस्ट वगैरह है जो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होते हैं और बिल्कुल गैसियस फॉर्म में नहीं होते हैं, लाइट गैसेस नहीं हैं। ठीक है, वाटर वेपर एंड डस्ट वगैरह वो 90% लिमिट हो जाएंगे 10 किलोमीटर की रेंज तक। यानी कि बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में ही इनका 90% मिलता है, उसके बाद तो बहुत रेयरली मिलेंगे कहीं पे भी। ठीक है, और बाकी सारी जो गैसेस हैं उनका 90% आपको, जो रिमेनिंग हैं उनका 90% आपको मिल जाएगा। कहाँ तक? 90 या 99 कुछ भी, बट 90 इज़ अ सेफ नंबर, 90 मान के चलो, याद करने में ईजी रहेगा। 90% जो होता है वो आपको लगभग 32 किलोमीटर, 30 किलोमीटर्स मान लो, 30 किलोमीटर्स तक मिल जाएगा। एक चीज़ ये देखना कि 30 किलोमीटर वो लिमिट है, लिमिट का जनरल मतलब एक जनरल डिस्टेंस है अर्थ की सरफेस से जहाँ से हम ओजोन की शुरुआत मानते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर की शुरुआत मानते 30 किलोमीटर्स के आसपास है। ठीक है, तो 32 है वैसे बेसिकली, कहीं कहीं मतलब अलग अलग हो सकता है, एग्जैक्ट हर जगह पे सेम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो कार्बन पॉइंट या कार्बन लाइन होती है, पता होगी, कार्बन लाइन जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी जो है वो बेसिकली उसका कोई रोल नहीं रह जाता है। उसके बाद अर्थ की ग्रेविटी का होना ना होना एक बराबर होता है, और वहाँ से हम मानते हैं कि स्पेस शुरू हो जाता है 100 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर दूर पर आपकी कार्बन लाइन शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हम मानते हैं कि अब स्पेस शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक, 10,000 किलोमीटर्स तक तो सेफली कह सकते हो कि एक्सटेंड करता है। ठीक है, मतलब बहुत ही रेयरिफाइड होगा लेकिन एक्सटेंड करता है। बट इसके बावजूद कार्बन लाइन और जो स्पेस का प्रैक्टिकल, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पर उसका रोल खत्म हो जाता है, इस वजह से वो कार्बन लाइन हम कहते हैं, और स्पेस को मान लेते हैं कि वहाँ से जितने भी हमारी ये स्पेस जो टूरिज्म वाले चल रहे हैं ना प्राइवेट सेक्टर के, वो सारे कार्बन लाइन के आसपास तक ले जाते हैं और वहीं से वापस ले आते हैं घुमा के। वो कहते हैं कि आप स्पेस में आ गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी एस्ट्रोनॉट जाएगा उसे ग्रेविटी फील नहीं होगी, वो उड़ने से लगेगा। वही जो स्पेस में जाके होता है ना, ग्रेविटी फ्री हो गए आप, तो वो चीज़ हो जाती है, तो वो कार्बन लाइन पे आपकी अचीव हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब कंपोजिशन हम देख लेते हैं। ये तो सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है ऑलमोस्ट 78%। ठीक है, उसके बाद आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में 21%। ठीक है, अब इसके बाद बचा 1%। इस 1% में ध्यान रखना नंबर 3 पर, यानी कि ऑक्सीजन के बाद आती है आपकी आर्गन गैस 0.93%। ठीक है, 0.93 आएगा आपकी आर्गन गैस होगी 0.93% पर। ठीक है, आर्गन जो है इनर्ट गैस है। ठीक है,
नंबर 4 पर अब 0.93 तो ये हो गई, तो बचा कितना 0.07। 0.07 में से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, ये नंबर 4 पर आती है, 0.03% है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 0.03% जो है वो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, तब हुआ करती थी प्री इंडस्ट्रियल लेवल में। ठीक है, होती थी। और अब जो है इसकी कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस एमिशंस की वजह से बढ़ गई, आगे बढ़ने की वजह से अब हो गई है 0.04%। ठीक है, तो अगर ये बोला जाए कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 1/3 से इंक्रीज़ हुई है, या फिर 33% इंक्रीज़ हो चुकी है अभी तक, तो देखने में लगेगा कि अरे बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.3 थी, उसका 33% निकालोगे आप तो 1 आएगा, तो 3 + 1 4। ठीक है, तो 33% इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, और ये बहुत ही पोटेंट गैस होती है ग्रीन हाउस गैस, तो इस वजह से ये हमारे क्लाइमेट चेंज को बड़े अच्छे से प्रभावित कर रही है और इस पर इफ़ेक्ट डाल रही है, और अपना सारा मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसके बाद जो गैसेस बची वो सारी ट्रेसेस में होंगी हमारी। ठीक है ना, कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सारी मिल जाएंगी। इवन यहाँ पर बाकी इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, वो सब इतनी ही हैं। अब इसके बाद देख लो बचाई कितनी स्पेस, 0.03 की स्पेस बची है, इसमें बाकी सारी गैसेज को आना है। ठीक है, तो वो सब ट्रेस में मिलेंगे। ठीक है, जैसे ओजोन हो गई, फिर अच्छा एक चीज़, अब मैं यहाँ पर वाटर वेपर की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। वाटर वेपर इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, 2-3 चीज़ें वाटर वेपर के बारे में ध्यान रखना है। वाटर वेपर को ये मत सोचना कि वाटर वेपर जो है वाटर है, ये वेपर वेपर क्यों लिख दिया मैंने 2 बार। वाटर वेपर गैस मानी जाती है ये, ठीक है ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। अगर ये बोला जाता है कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर की एक गैस है, तो कहना हाँ भाई गैस है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, देखो सबको पता है, हम लोगों को, हमने पहले भी देख लिया इस चीज़ को, कि वाटर की कंसंट्रेशन एयर में, एटमॉस्फेयर क्या एयर का ही तो है, एयर का एनवेलप है, तो एयर में कितनी उसकी कंसंट्रेशन होगी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जितने ज़्यादा एयर का टेम्परेचर होगा, ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, आपको रेगिस्तान में जाके कह दो कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर इतना गर्म है तो यहाँ पे तो ह्यूमिडिटी बहुत होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली मतलब पानी की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बट टेम्परेचर से क्या रिलेशन है एयर के ह्यूमिडिटी का, वो देखते हैं। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका ह्यूमिडिटी या फिर वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, और आपका टेम्परेचर अगर लो होगा तो वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी काफ़ी कम होगी उसकी। तो जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, यहाँ पर ओशियंस भी हैं, ओशियंस गर्म भी हैं, इवेपोरेशन खूब हो रहा है, और एयर जो है वो वार्म है, तो इसलिए यहाँ पर वाटर वेपर की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। वाटर वेपर की रेंज दिमाग में रख लेना, 0 एग्जैक्ट तो नहीं कहना चाहिए, 0%, बट 0 से थोड़ा ऊपर, ऑलमोस्ट 0 भी हो सकती है अंटार्कटिका वगैरह जैसी जगहों पर, जहाँ पर बिल्कुल ठंडा है, कोई इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, और हवा इतनी ठंडी है कि भाई साहब उसमें जगह ही नहीं है वाटर वेपर को होल्ड करने की। ठीक है, 0% से 4% के आसपास, तो 4% होगी आपकी ट्रॉपिकल एरियाज़ में, और 0% होगी आपकी, 0 नहीं कहना, 0 मतलब इस लाइक 0 दिमाग मत रखना, ऑलमोस्ट 0 आपकी पोलर एरियाज़ में। ठीक है, तो ट्रॉपिकल में। अच्छा अब देखो जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, इक्वेटर पर ट्रॉपिकल से कम होगी, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पर आपकी एवेपोरेशन कम होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर टाइम क्लाउड्स छाए रहते हैं। ठीक है, इस वजह से तो वहाँ एवेपोरेशन कम होता है, थोड़ा ही कम होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली विंड मूव कर जाएगी इधर से उधर तो बराबर भी हो सकती है, बट अगर वो जनरल देखा जाए कि स्टैंड अलोन केस में, तो इक्वेटर की ट्रॉपिकल से थोड़ी कम होगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी शेड रहती है क्लाउड्स की वजह से। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि वाटर वेपर जो है, इसलिए है मैं कह रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हाईएस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर कोई दे रहा है
टोटल ओवरऑल अगर उसका देखें कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस में, तो वो वाटर वेपर ही है। ठीक है, और वाटर वेपर के कंट्रीब्यूशन में ह्यूमंस का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर भाई इवेपोरेशन होगा, हवा में जाएगा वो सारी चीज़ें, तो ह्यूमंस का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, मगर इनडायरेक्ट रोल है एक। कैसे? आपने बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं CO2 उसकी देख लो ना, अपनी पेरिस वाली जो क्योटो में आइडेंटिफाई करी गई थी, CO2, CH4, HFCs 6 आइडेंटिफाई करी थी क्योटो ने, HFCs। उसके बाद आ जाएगा आपका N2O, PF6 और PF6 नहीं PFCs पर फ्लोरोकार्बन्स और SF6, ये आइडेंटिफाई की थी। इनकी कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी है इंडस्ट्रियल एमिशंस और बाकी एग्रीकल्चरल एमिशंस, एनर्जी सेक्टर के एमिशंस, इन सब के। तो इससे क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर अगर अर्थ का ज़्यादा हो रहा है तो एवेपोरेशन ओवरऑल ज़्यादा होगा। एवेपोरेशन ओवरऑल ज़्यादा हो रहा है अगर, तो इसका मतलब है कि वाटर वेपर की कंसंट्रेशन उसमें बढ़ रही है। अब वाटर वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा करेगा। सबसे पोटेंट जो होता है वो वाटर वेपर होता है, हालांकि लाइफ इसकी बहुत कम है, मगर इसकी देखो लेटेंट हीट जो होती है किसी भी गैस से या फिर किसी भी आपकी दूसरी गैस से या फिर लैंड से वाटर की ज़्यादा होती है। ये वाटर का ही एक फॉर्म है, तो इसकी जो लेटेंट हीट है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को मतलब पोटेंशियल जो होता है बहुत ज़्यादा। देखो, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट किसी के पोटेंशियल देखोगे तो कैसे देखोगे कि वो दूसरी चीज़ है जो हम उसमें मेज़र करते हैं कि CO2 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा वो कर सकता है, कितने टाइम तक रहता है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। कोई भी गैस ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं और वो कितनी अच्छी गैस है, उसको मेज़र करने का सिंपल तरीका होता है कि वो हाउ मच ऑफ हीट या फिर एनर्जी इट कैन एब्जॉर्ब, और उसके बाद जो उसने एब्जॉर्ब की है उसको हाउ इफ़िशियंटली, कितनी इफ़िशियंट तरीके से वो रेडिएट कर दे या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर सकती है। वाटर वेपर जो है वो बहुत हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये बहुत पोटेंट हो जाता है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे जो वो हैं एटमॉस्फेयर, इसमें हमें अपने जो एरोजोल्स वगैरह होते हैं, पार्टिकुलेट्स कहते हैं हम उन्हें, पार्टिकुलेट्स सबको पता होंगे। ठीक है, पार्टिकुलेट्स कहते हैं, पार्टिकुलेट्स में स्मोक आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा, सूट आ जाएगी आपकी, पॉलेंस आ जाएंगे, है ना, एशेज आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें ये अपने उसमें आ जाती हैं। और ये इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम क्या होता है, इनके आसपास वाटर क्रिस्टल्स, ज़रूरी नहीं सिर्फ क्रिस्टल्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठी होती हैं और वो फॉर्म क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो इनका ये रोल होता है पार्टिकुलेट्स का। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होती है एनवायरनमेंट में या फिर रियल लाइफ में, वो पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, पूरी तरह से ख़राब नहीं होती, उसमें अच्छे बुरे एस्पेक्ट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो पार्टिकुलेट जो है वो जनरली जैसे पॉल्यूशन है, एलर्जीज़ क्रिएट करती हैं। ठीक है, आपका PM2.5 एयर पॉल्यूशन वगैरह। तो लेकिन उनका जो सबसे अच्छा काम होता है वो होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई करना। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर एरोजोल्स के बारे में, ध्यान रख लेना। देखो, एरोसोल्स हमने सुना है कि एरोसोल्स जो हैं वो आपका देखो दो तरह के होते हैं, कुछ ध्यान रखना, लाइट एंड डार्क। लाइट एरोसोल्स जो होंगे वो सनलाइट को या एनर्जी को बोलना चाहिए, सनलाइट ही है वैसे तो, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक, वापस रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए ये कूलिंग इफेक्ट करते हैं, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ज़्यादातर मोस्ट जो हैं एरोजोल्स वो लाइट ही होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा
पेट्रोलियम ले लो, पेट्रोलियम को बर्न करोगे, ध्यान रखना, आप यहीं साथ में बता दे रहा हूँ, वैसे अलग से बताने था कि एक्सेप्ट डीजल, डीजल वाले जो होते हैं वो डार्क होते हैं, डीजल से ज़्यादातर जो निकलते हैं वो डार्क होते हैं, ऐसे नहीं कि डीजल सारे ही डार्क निकलते हैं। पेट्रोलियम एक्सेप्ट डीजल हो गया आपका। और उसके बाद जो भी आपकी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं उनमें जनरली जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शन हो गए, वॉल्केनिक एरप्शन हो गए, ठीक है। इवन कोल, कोल से बताओ डार्क निकलेगा कि लाइट निकलेगा? कोल में ध्यान रखना, अगर हाई सल्फर है, हाई सल्फर है, सल्फर जहाँ पर भी आ गया, देखो वॉल्केनिक से मुझे याद आया था, सल्फर वॉल्केनिक के उस इरप्शन में सल्फर निकलता है, सल्फर अगर जहाँ पर होगा वहाँ पर लाइट एरोजोल्स होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, इंडिया का जो कोल है, जो इंडिया में कोल मिलता है जनरली, वो हाई सल्फर कोल है या फिर लो सल्फर कोल है? इंडियन कोल जो है वो लो सल्फर है, लो सल्फर बट हाई इन ऐश, ऐश कंटेंट हमारा हाई रहता है, ठीक है। तो अब ऐश कंटेंट जहाँ पे हाई है, सल्फर लो है, तो यहाँ जो एरोजोल्स होंगे वो प्योरली हाइड्रोकार्बन वाले होंगे, वो जो सूट और क्या कहते हैं वो होते हैं ना ऐशेज वाला, ये जनरली जो होगा आपका डार्क होगा, डार्क एरोजोल, ठीक है। तो एरोजोल्स का ये ध्यान रखना कि, और ये जो होते हैं डार्क एरोजोल्स जो हैं ये आपका एब्जॉर्ब करेंगे लाइट, डार्क कलर है, सिंपल सा कलर डार्क है, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और उसमें वो उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। एरोजोल्स हो गए। उसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हम मानते हैं वो कौन कौन सी लेयर्स हैं, कहाँ कहाँ तक जाती हैं, ठीक है, उनका एक मोटा मोटा, और उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, किन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर होती हैं। देखो याद करने का तरीका, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उल्टा चले जाना, जिसको याद ना होती हो, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पकड़ना और उसमें उल्टा चले जाना। सबसे नीचे, सबसे जो लास्ट में लेटर आता है वो होगा, देखो नाम तो ध्यान रखने पड़ेंगे, उनका ऑर्डर याद करने का ये, ट्रोपोस्फेयर, टी, टी के बाद आएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, एस, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर एम, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के ऊपर आयनोस्फेयर, आई, आयनोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो देखो ई के बाद आई के बाद एम के बाद एस के बाद टी, तो बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही सीधे आप जा सकते हो, उनका ऑर्डर आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक क्या क्या होते हैं। बस एक चीज़ ये ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाकर हम थर्मोस्फेयर कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है बहुत ज़्यादा होती है, थर्मोस्फेयर, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं एक एक करके इनको कहाँ से कहाँ तक होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारा काम हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी, इसका दो चीज़ें हैं अलग अलग ध्यान रखनी पड़ेंगी, पोल्स पर हाइट ज़्यादा होगी या कम होगी बताओ, और इक्वेटर पर ज़्यादा होगी या कम होगी पोल्स के कंपैरिजन में। देखो पोल्स पर कम होती है 8 किलोमीटर, जिसको 80 ऐसे नंबर याद करने में दिक्कत हो वो 10 किलोमीटर भी याद कर सकता है, 10 किलोमीटर। और इक्वेटर जनरली 18 किलोमीटर, ऐसा भी नहीं कि हर जगह बिल्कुल परफेक्ट 18 किलोमीटर ही होगी, 18 किलोमीटर जिसको याद ना याद रखे तो 20 किलोमीटर्स तक याद कर सकता है, 10 और 20, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर पर, पोल्स पर और इक्वेटर पर। इसका रीज़न क्या है, देखो दो रीजन्स हैं। पोल पर हमारा अर्थ कैसी है, पोल्स पर हल्की सी फ्लैट है, इधर बल्ज करती है, फिर उसके बाद पोल पे हल्की सी फ्लैट हो जाती है और इधर बल्ज करती है। तो सेंटर से जब डिस्टेंस नापोगे, पोल की डिस्टेंस कम होगी, जो आपकी एक वो है
इक्वेटर है वहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही, कुछ 100 किलोमीटर्स का ही होगा, ठीक है। तो लेकिन इसकी वजह से पहला ग्रेविटी GMM अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला होता है, आर का स्क्वायर हो गया, थोड़े से भी डिफरेंस अगर कुछ 100 किलोमीटर्स का भी आएगा तो भी उसकी वैल्यू जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि पोल्स पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ग्रेविटी इंक्रीज कर जाती है ऑन पोल्स, ठीक है। इस वजह से वो एटमॉस्फेयर को, जो गैसेस हैं उनको बहुत पास खींचता है अपनी तरफ। बट असलियत में ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा डिफरेंस आ जाए। क्यों? क्योंकि गैसेस का वजन ही कितना है, जो कितनी ग्रेविटी वीक फोर्स है, गैसेस का वजन इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई उसकी वजह से इतना खींच लेगी कि आपका इतना फ़र्क आ जा रहा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का, 10-12 किलोमीटर का, सॉरी, है ना। तो इतना फ़र्क नहीं आना चाहिए। एक तो ये रीज़न है, ऐसा नहीं है कि ये रीज़न कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये कंट्रीब्यूट करता, बट एक दूसरा रीज़न भी है। जो इक्वेटर है, अर्थ घूम रही है, इक्वेटर पर एंगुलर वेलोसिटी देख लो उसकी कितनी होगी, और पोल पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इक्वेटर पर मैक्सिमम है और पोल पर ऑलमोस्ट ज़ीरो है। एग्जैक्ट पोल जो कर लोगे एक्सेस पे तो वहाँ तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अब ये है, तो इसका मतलब है कि इक्वेटर पर क्या लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें होंगी उसको वो बाहर पुश कर रही होगी। जबकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो पोल्स के आसपास, जितना पोल के पास जाते जाओगे उतनी कम होती चली जाएगी और पोल पर जाके तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। इसकी वजह से जो भी चीज़ वहाँ पर है उसको बाहर की तरफ पुश नहीं होगा, बाहर की तरफ फेंकेगा नहीं, ठीक है। इस वजह से हमारा जो अर्थ का इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ पर जो बल्ज होता है उसका रीज़न भी यही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर का जो वो है एक्सटेंशन ज़्यादा होने का रीज़न भी यही है कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा लगती है इक्वेटर पर, और पोल्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। एक चीज़ और देखना है यहाँ पर हमें, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। अगर एवरेज बात करोगे कि कितना टेम्परेचर जाता है नीचे, तो पर 1000 मीटर्स जो है हमारा जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो 6.5 डिग्रीज़ का आता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड्स का। इसको अगर आप और कन्वर्ट करोगे कम में, 1 डिग्री मतलब उसमें ले जाओगे, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का जो चेंज आएगा वो आएगा लमसम 165 मीटर्स पर। मगर ऐसा नहीं होता है कि ये एवरेज चेंज जो है वो कांस्टेंट रेट पर होता है। इनफैक्ट दो अलग अलग होते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसमें, तो एयर का ऐसा होता है, जैसे एयर जब ऊपर उठती है ना तो उसके ऊपर प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो उसे क्या कहते हैं आपका, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। एडियाबेटिक चेंज क्या होता है, जब आपने हीट सप्लाई नहीं की किसी सिस्टम में, ठीक है, हीट ना हमने वहाँ से निकाली ना हमने उस सिस्टम से हीट जो है उसको सप्लाई की, ऐसी कंडीशन में प्रेशर वगैरह चेंज या फिर कोई दूसरी चीज़ चेंज होने की वजह से अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो उसे एडियाबेटिक चेंज कहते हैं। एयर का जो एडियाबेटिक चेंज होता है उसमें एक होता है ड्राई एडियाबेटिक चेंज, जब हवा में जो वाटर है या वाटर वेपर्स हैं वो अभी सेचूरेट नहीं हुआ, सेचूरेशन यानी कि 100% ह्यूमिडिटी ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच गई जहाँ पर कि अब कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। उससे पहले ड्राई एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज होता है। ड्राई एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज जो है वो ज़्यादा तेज होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर के आसपास ये रेट रहता है। तो शुरू में हमारी एयर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ठंडी होगी, जैसे जैसे हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे, एक बार सेचूरेशन जोन में चली गई, सेचूरेशन हो गया वहाँ पर ह्यूमिडिटी का, वाटर अब जो है कंडेंसेशन होने लगा वाटर का, तो वहाँ पर हमारा रेट जो है स्लो हो जाएगा। उसे हम कहते हैं, जब सेचूरेशन हो जाता है वाटर का हवा में और उसके बाद कंडेंसेशन शुरू हो जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा कहते हैं वेट या फिर ह्यूमिड एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज, और ये जो होता है ये स्लो होता है 4 डिग्रीज पर
1000 मीटर के आसपास। ठीक है, इतनी अगर ये दिमाग में ना रहे, बस ये ध्यान रखना ड्राई और वेट का अलग अलग होता है, और ओवरऑल इतना देख लेना कि 6.5 होता है। ऑलमोस्ट 150 मीटर 165 मीटर के आसपास जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर का एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी हमारे वेदर फेनोमेना होते हैं उनमें से ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल 99.99% के आसपास ऐसे कह सकते हो, बट 100% वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। उसमें से जितने भी ज़्यादातर हैं ऑलमोस्ट ऑल वेदर फेनोमेना जो है वो टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्लाउड्स जो होते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। कुछ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो हैं वो बाहर होंगे, ऑलमोस्ट ऑब्वियसली स्ट्रेटोस्फेयर में होंगे। जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बॉर्डर पर रन करती हैं। ठीक है, बाउंड्री पर। एक चीज़ ध्यान रखना कि कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन यानी कि हीट का ऊपर उठना एयर के साथ, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर कह लो, या फिर असलियत में इनफैक्ट हीट का ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ हीट विद एयर। वर्टिकल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। विद एयर जो होगा इट स्टॉप्स एट ट्रोपोपॉज। जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, और कन्वेक्शन 100% खत्म हो जाता है। इसके बाद कोई कन्वेक्शन नहीं होता है ट्रोपोपॉज के बाद। ठीक है, तो कन्वेक्शन यहाँ पर पूरा का पूरा कन्वेक्शन जो है इट इज़ लिमिटेड टू ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोपॉज की कैसे पहचानोगे कि ट्रोपोपॉज आ गया? ट्रोपोपॉज में क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। अभी तक क्या हो रहा था ट्रोपोस्फेयर में? ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। जैसे ही ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा यहाँ से टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगा और टेम्परेचर जो है विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। प्रोपोर्शनल वाला यहाँ पर रिलेशन अभी नहीं आएगा। विल टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से ट्रोपोस्फेयर के बाद इस जगह पर जहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, देखो एक चीज़ पता होगी, जहाँ पे कोल्ड नहीं पता तो हम आगे भी देखेंगे अगली कुछ सेशंस में। कोल्ड एंड वार्म करंट नहीं, एयर विंड्स या फिर एयर मासेस कहना चाहिए। जहाँ पर कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस होते हैं वहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कह लो अभी फ़िलहाल के लिए। साइक्लोनिक कंडीशन या टेम्परेट साइक्लोनिक बोलते हैं उनको। साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं यहाँ पर, वहाँ बहुत ही टर्बुलेंस होता है। तो इसलिए ट्रोपोपॉज जहाँ पर होगा टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। पहले टेम्परेचर नीचे ज़्यादा था, ऊपर कम हो, नीचे कम था, ऊपर ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो इस स्फीयर में क्या होगा, यहाँ पर टर्बुलेंस होंगे। ठीक है, एडीज बनेंगे। एडीज कुछ नहीं होता, जैसे आप देखा होगा ना आपने कि ट्विस्टर वो वाला नहीं, जैसे पानी डालो फनल में से, किसी में कोई फनल है, ठीक है, इसमें पानी डालोगे तो पानी ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेट होने लगता है किसी एक उसके आसपास। ठीक है, तो एडीज ऐसे ही होते हैं कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कहीं पे पानी, जैसे पानी के अंदर गोल गोल बन जाता है ऐसे, वो इसे कहते हैं एडीज। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, कोई पार्टिकल किधर जा रहा है, कोई पार्टिकल किधर जा रहा है, एडीज वो होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एडीज टर्बुलेंस होगा, एडीज बनेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपका देखो स्वर्लिंग, मतलब एडीज जो होते हैं ना वो स्वर्लिंग जो स्पिनिंग एकदम से होते हैं फ्लूइड स्ट्रक्चर्स, वो बेसिकली एक ऐसी उसका होते हैं जहाँ केओटिक है एकदम। ठीक है, और अनस्टेडी, यही बताया ना मैंने अभी कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, कोई किधर भाग रहा कोई किधर भाग रहा है, एक कोई ऑर्डर नहीं है वहाँ पर, कियोस हो जाएगा वहाँ पर। तो ट्रोपोपॉज पे ये होते हैं, और जेट स्ट्रीम्स इसी वजह से क्रिएट होती हैं यहाँ पर। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स क्रिएट होंगे, जेट स्ट्रीम बाद में देखेंगे, अभी इसी सेशन में। ठीक है, थोड़ा और जल्दी करते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्लो चल रहे हैं हम लोग।
ठीक है, तो ट्रोपोपॉज हो गया। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली जहाँ से वो ख़त्म हुआ 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर जो कुछ भी है, वहाँ से शुरू होके जाएगा हमारा 50 किलोमीटर्स तक, 50 किलोमीटर्स तक। इसमें एक चीज़ दिमाग में रखना, 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, मोटा मोटा ही बता रहा हूँ मैं, ये आपकी ओजोन लेयर है। यहाँ पर ओजोन की प्रीडोमिनेंस होती है। ओजोन की वजह से ही वो टेम्परेचर इन्वर्जन आता है जो हमने ट्रोपोपॉज के बाद देखा था। क्यों? क्योंकि ओजोन जो होती है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, और फिर उसको कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी को, तो वहाँ पर टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो उसी की वजह से हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर जब ये 50 किलोमीटर के आसपास जब जाके ख़त्म होगा, तो वहाँ पर जाके हमारे देखो कितनी वो बात है कि टेम्परेचर हम करें कि बढ़ने शुरू हो गया यहाँ पर। अब 20 किलोमीटर से लेके जाके 50 किलोमीटर तक बढ़ता रहेगा, लेकिन असली में जब बढ़ने के बाद पहुँचेगा कितना, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर इतना कम हो चुका था पहले ही ट्रोपोस्फेयर में कि इतना बढ़ने के बावजूद वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स के आसपास पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में वेदर डिस्टर्बेंसेस होते नहीं हैं कुछ। मैंने देखा जब कन्वेक्शन ही नहीं है, ऊपर की तरफ अनस्टेबल विंड जा ही नहीं रही हैं, तेज़ी से कन्वेक्शन नहीं हो रहा अगर, तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई टर्बुलेंस और वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। वेदर जो होता है वो एकदम स्टेबल होता है, विंड सिस्टम्स। ठीक है, इसीलिए जो भी हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि तुरंत हम निकल जाएं, जल्दी से जल्दी स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँच जाएँ और वहाँ पर हम अपना फ्लाई करेंगे। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स वैसे बताया ट्रोपोस्फेयर के और स्ट्रेटोस्फेयर के बॉर्डर पर ही अपना फ्लो करती हैं। ठीक है, फिर ट्रोपोस्फेयर के बाद आएगा क्या, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या है भाई? मीजोस्फेयर का एक रोल ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ही एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इतनी होती है कि बाहर से जो मेटियोर्स आएंगे वो यहाँ पर बर्न हो जाएंगे, ज़्यादातर यहीं बर्न हो जाते हैं, बर्न होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इतनी है कि ज़्यादातर मेटियोर्स जो होते हैं वो यहाँ पर बर्न होते हैं। ठीक है, शुरू हो जाएंगे कम से कम यहाँ पर, अगर कुछ नहीं हुए तो वो नीचे वाली लेयर्स में हो जाएंगे। कुछ जो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं हो पाए वो अर्थ के सरफेस पर भी पहुँच जाएंगे, पर ज़्यादातर मेटियोर जो है मीजोस्फेयर में बर्न होना शुरू होते हैं और यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, है ना, तो वो यहाँ पर बर्न हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ टेम्परेचर, इसमें हमेशा ऐसा ही होता है, पहले टेम्परेचर अगर कम हुआ है तो अगले में टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर अगले में टेम्परेचर फिर कम होगा, उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, सिंपल। तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, मीजोस्फेयर में टेम्परेचर फिर डिक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओजोन नहीं है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्लस गैस पार्टिकल्स जो है थोड़े दूर दूर हो गए हैं, रेरिफाइड हो गए हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे हाइट के साथ फिर डिक्रीज़ करेगा। सबसे लो टेम्परेचर जो होता है वो मीजोस्फेयर में ही पहुँचता है आपका। ये वैसे तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड्स कहते हैं हम, ठीक है, एवरेज, बट कभी कभी यहाँ का टेम्परेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। ऐसी कंडीशन में नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स होते हैं, ध्यान रखना, ऐसे बता दे रहा हूँ। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स जो होते हैं मीजोस्फेयर में है। ठीक है, दे आर नॉट स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, दे आर नॉट नॉर्मल क्लाउड्स। ठीक है ना, और इनके जो वो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है इनका, वो कॉस्मिक पार्टिकल्स से आता है। बाहर से आया कुछ, वो यहाँ पर ट्रैप हो गया है हमारे एटमॉस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, और इसके आसपास अर्थ जो वाटर के क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट हो गए हैं। वाटर क्रिस्टल्स, इतना माइनस में टेम्परेचर है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर आइस के फॉर्म में ही होगा, वाटर क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स जो होते हैं वो हमारे जो नॉर्मल वो क्लाउड्स होते हैं ना, हाईएस्ट वाले साइरस क्लाउड्स जैसे ही दिखते हैं, बट ये थोड़े से ग्रेइश ब्लूइश ग्रे होते हैं। ठीक है, तो और ये रात में एकदम अलग से चमकते हैं। क्यों? इसका भी एक रीज़न है, मीजोस्फेयर में है, इतने हाई उस पर हैं। ठीक है, नाइट जो स्काई है, हमें देखो अंधेरा तो हमारी सरफेस के पास हुआ है ना, अगर हम एटमॉस्फेयर में या फिर अपनी अर्थ की सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं
मान लो कि 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो वहाँ पर थोड़ी लाइट आ रही होगी ना, तो इस वजह से ये नाइट स्काई में भी अलग से ग्लो करते हैं। ब्लूइश ग्रे कलर होता है इनका, और बाकी ये साइरस जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो मीजोस्फेरिक क्लाउड के नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स कहते हैं इनको, नाम में ही लूसेंट है, चमक रहे हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपना थर्मोस्फेयर, या फिर जो हमारा आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है। ठीक है, थर्मोस्फेयर ही कह लेते हैं। थर्मोस्फेयर के 2 पार्ट्स हैं हमारा। अच्छा, वो जो था अपना मीजोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक होगा? देखो 50 के आसपास वो ख़त्म हो गया अपना, फिर 50 से लेके 80 तक हमारा मीजोस्फेयर रहेगा। ठीक है, अब 80 के बाद आपका 80 से लेके लगभग 640 तक हमारा क्या रहेगा? आइनोस्फेयर। 80 से लेके 640 तक हमारा आइनोस्फेयर रहेगा, और उसके बाद 640 के बाद हमारा एक्सोस्फेयर शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइनोस्फेयर सबको पता है। आइनोस्फेयर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आयंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। आयन का मतलब तो आयन, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, वो होते हैं यहाँ पर। असलियत में होता क्या है यहाँ पर कि चलो वो आप बाद में देखेंगे, अभी इसी को देख लेते हैं। रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अलग अलग लेयर्स होती हैं जो डी से स्टार्ट होती हैं। डी लेयर मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार दिमाग में सिंपल है, याद रखने लायक है। डी लेयर है, ई लेयर है, एफ लेयर है और जी लेयर है। ठीक है, जो मेन एक चीज़ मुझे बतानी है वो ये है कि डी से याद रखना, ये जो लेयर है ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में प्रेजेंट होती है। सन डाउन होने के बाद ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये मिलना बंद हो जाती है। इसका ये जनरली हमारी जो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, ठीक है, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं हमारी, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि जो भी हमारी हाई एनर्जी वाली होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी वाली होंगी, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी वाली जो भी होंगी, लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी वाली, हाँ, और लॉन्ग वेवलेंथ वाली, उनको ये रिफ्लेक्ट कर देगा रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो जनरली लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं। ठीक है ना, हालांकि रेडियो में भी अलग अलग टाइप की होती हैं, तो उसमें बाकी इनके साथ अलग अलग होता है। ठीक है, कौन कौन सी रिफ्लेक्ट करती है, कौन सी नहीं करती है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इनमें भी अलग अलग होता है, इतना ध्यान रखना कि इसकी लेयर्स जो हैं अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब दूसरा आइनोस्फेयर का इंपॉर्टेंस देखो, जो हमने वो सुने ना कि ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ये भी आपके आइनोस्फेयर में ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आइनोस्फेयर के ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट वो हैं। और तीसरी चीज़ एक और दिमाग में रखना कि हालांकि पता होगा, जब ये 80 to 640 अगर पता है तो उससे निकाल लोगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन सी लेयर में है? हाइट पता है किसी को, कितनी हाइट पर है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स पे ऑर्बिट कर रहा है, तो ये क्या हुआ? आइनोस्फेयर में है। फिर थर्मोस्फेयर का दूसरी जो बॉडी होती है वो होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक्सोस्फेयर क्या होता है? एक्सोस्फेयर 640 के बाद, अब एक्सोस्फेयर में क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही रेयर हो जाते हैं, बहुत ही रेयर हो जाते हैं। ठीक है, अब थर्मोस्फेयर में हमने कहा कि टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको फील नहीं होगा कि बहुत हाई टेम्परेचर, अगर हमको वहाँ छोड़ दिया जाए तो हम टेम्परेचर से तो नहीं मरेंगे एटलीस्ट। ठीक है ना, हमें ये नहीं लगेगा कि यार इतना हाई टेम्परेचर क्यों, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं। ठीक है ना, पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर पे एक गैस मॉलिक्यूल मिल रहा है, हालांकि ये हाइपरबोल है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है, ये बहुत दूर दूर मिल रहे हैं,
तो यार हमारी बॉडी को वो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए उतने मॉलिक्यूल्स ही नहीं है कि जो हमारी बॉडी से कांटेक्ट में आए और जो अपनी हीट है वो उसको ट्रांसफ़र कर पाएँ, ठीक है ना। स्पेस या वैक्यूम में तो हीट ट्रांसफ़र ऐसे हो नहीं जाती जब तक रेडिएशन ना हो, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए, या तो अपना खुद का पार्टिकल या फिर रेडिएशन चाहिए। रेडिएशन भी जो है यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स बहुत हल्का हल्का कर रहे हैं और हमारी बॉडी से कांटेक्ट हो नहीं रहा है, तो इस वजह से कंडक्शन हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमारा जो टेम्परेचर है हमें फील नहीं होता, हालांकि टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में बहुत हाई होता है, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर ये ख़त्म हो गया। एक दूसरा भी मतलब डिवीजन है, एक तो ये लेयर्स का हो गया, एक दूसरा डिवीजन भी होता है एटमॉस्फेयर का, जिसे हम कहते हैं कि आपका होमोस्फेयर और हीट्रोस्फेयर, ठीक है। देखते हैं इसको क्या चीज़ होती है ये। देखो होमोस्फेयर क्या होता है, जब आप हाइट में ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर में तो लगभग लगभग आपको 200 किलोमीटर्स तक 200 तो मैंने ज़्यादा ही बता दिया, वो 100 ही मानो उसको, ठीक है ना। हालांकि मतलब शुरुआत में आप ये मान सकते हो 200 और 200 भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है। तो 200 किलोमीटर्स तक क्या होगा कि सारी गैसेस एक साथ मिलेंगी। ऑब्वियसली उनकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, लेकिन गैसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलेंगी, ठीक है। फिर आता है आपका, तो इसलिए इसे होमोस्फेयर में कहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो होमोजेनस है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है होमोजेनस है, सारी गैसेस मिल रही हैं एक साथ। उसके बाद क्या होगा, जब 200 के आसपास से आप ऊपर निकल जाओगे, फिर आपको अलग अलग गैसेस की लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। शुरू में क्या मिलेगा आपको, वैसे तो मैं उसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि जितनी ज़्यादा गैस का वेट होगा, गैस के मॉलिक्यूल का वेट होगा, उतना ही वो नीचे मिलेगा। बट इसमें एक छोटा सा एग्जेप्शन हो जाता है, सबसे पहले हमें नाइट्रोजन की लेयर मिल जाती है N2। उसके बाद जब नाइट्रोजन की लेयर ख़त्म होती है जाके हमारी ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स के आसपास, तब हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो देखो ऑक्सीजन है तो N2 से हैवी, मगर N2 नीचे मिल रही है, ठीक है, ऑक्सीजन ऊपर मिल रही है, ठीक है। तो ये एक एग्जेप्शन हो जाता है। बाकी इसके बाद हमें जब आप पहुंच जाओगे ऑलमोस्ट लगभग 3000 3,500 किलोमीटर के आसपास, वहाँ से आपको एक अलग लेयर मिलेगी हीलियम। सिर्फ वहाँ पे हीलियम, मतलब एकदम 100% नहीं होता कुछ भी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पर फिर आपको हीलियम की एक लेयर मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको हाइड्रोजन की लेयर मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग लेयर हो जाती हैं। यहाँ पर गैसेस जो हैं वो अलग अलग मिलती हैं, एक साथ नहीं मिलती हैं। N2 की अलग लेयर बनेगी, O2 की अलग लेयर मिलेगी, हीलियम की अलग, और फिर H2 की अलग। इसलिए इसको हीट्रोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना हीट्रोस्फेयर और होमोस्फेयर, ठीक। अब देख लेते हैं हम कि इंसोलेशन और टेम्परेचर। हमारा देखो लैंगले क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ लैंगले होता क्या है और इसकी क्वांटिटी और यूनिट क्या है, कितनी है एक लैंगले, 1 लैंगले, और क्वांटिटी एंड यूनिट। देखो लैंगले जो है वो अपने आप में एक यूनिट है, बट उसको किस फॉर्म में आप डिफाइन करोगे कि अगर आपको आगे बताना है तो लैंगले जो है वो इंसोलेशन की यूनिट है, किसी जगह पर कितना सोलर रेडिएशन आपको या फिर सोलर एनर्जी एक जगह पर आपको मिल रही है। 1 लैंगले कितना होता है, 1 लैंगले इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर ब्लॉक है तो उसमें 1 मिनट में 2 कैलोरीज की आपको इंसोलेशन मिल रहा है, इसे कहते हैं 1 लैंगले, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जो सोलर, अगर सन जो है वो आपका 100% मतलब हीट रेडिएट कर रहा है, तो उसका कितना परसेंट जो है वो अर्थ को मिलता होगा। क्या अर्थ को उसका 1% मिलता है, या फिर अर्थ का वो इसका 0.1% मिलता है? नहीं, इससे भी कम मिलता है। तो क्या अर्थ को 0.01%? नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी 0.001%? नहीं, ये भी ज़्यादा है, 0.000 और यहाँ 5,
परसेंट। ठीक है, तो इतना मिलता है सिर्फ हमको सन की रेडिएशन का या सर्कल सन का जो भी हमारा होता है। तो कितना हो गया ये देखा जाएगा, तो हर 2 बिलियन में 1 पार्ट पर 2 बिलियन ऐसे। तो मेरे इतने कम सोलर हमें रेडिएशन रिसीव होता है अर्थ पर। फिर टोटल अर्थ का हीट बजट होता है, जैसे सबको पता है, जितना रेडिएशन अंदर आता है उतना ही रेडिएशन फिर ओवरऑल हम बाहर एमिट कर देते हैं। उसका अलग अलग होता है। अगर 100 आ रही है अंदर तो ये रहा एटमॉस्फेयर में यहाँ से आपका एटमॉस्फेयर प्लस आपका जो ये है आइस कैप्स प्लस क्लाउड्स, ये तीनों मिलके पहले ही 35 को वापस भेज देते हैं, जिसमें से क्लाउड्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है। 27 यूनिट्स क्लाउड्स जो है वो बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, बचा कितना 65 में से 14 यूनिट्स कौन एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर, और इसको फिर वो 14 यूनिट्स को वापस भेज देगा बाहर, रेडिएट कर देगा हमारे स्पेस में। ठीक है, तो इस 14 को तो हम अभी छोड़ देते हैं, बचा कितना 51। असलियत में ये 51 जो है ये अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है। ठीक है, और इसमें एब्जॉर्ब भी होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, फिर एक मिनट। ठीक है, अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है, एब्जॉर्ब होता है। इसमें से 51 का आप डिवाइड बाई 3 कर दो, 34 यूनिट्स अर्थ डायरेक्टली रेडिएट कर देती है, और बचने वाला 17 यूनिट्स पहले एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, फिर एटमॉस्फेयर वहाँ से बाहर निकाल देता है। इतनी गणित लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, याद करने की। सिंपल ध्यान रखना कि अर्थ की सरफेस जो है वो 51 यूनिट्स जो है 51% ऑफ जो भी हमें मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करती है। 49 तो हम तक पहुँचती नहीं है, और फिर हम इसको भी रेडिएट कर देते हैं। हीट बजट हमारा कब वो हो रहा है, डिस्टर्ब होता है, जब ये 51 जो हम वापस भेज रहे हैं और एटमॉस्फेयर में हमारी ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक होल्ड कर पा रही हैं हीट को। ठीक है, तो हमारा हीट बजट जो है वो ओवरऑल बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ें हैं कि इंसोलेशन मतलब कितनी कहाँ पर हीट होगी, क्या होगा, वो कैसे किस चीज़ों का फ़र्क पड़ता है इंसोलेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, कि मतलब जैसे कितने लैटिट्यूड पर हो आप, आपका एल्टीट्यूड कितनी हाइट पर हो आप। अब जैसे कि कोई से एक जगह है, जैसे माउंट किलो में कीनिया में आप नीचे खड़े हो जाओ ज़मीन पर, और कीनिया में आप खड़े हो जाओ माउंट कीनिया पर। ठीक है, तो माउंट कीनिया के टॉप पर आपको वहाँ पर ठंडा लगेगा, नीचे जो होगा वहाँ पर गर्म होगा। एल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इन सब चीज़ें ये हो गई। फिर आपका लैंड कितना दूर है, लैंड कितनी ज़्यादा है, वाटर से कितना क्लोज हो, ओशियन से कितना क्लोज हो, उसका भी टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा। ओशियन करेंट्स का पड़ेगा, विंड्स का पड़ेगा, एयर मासेस का पड़ेगा। ठीक है, और कि कितना रेडिएशन या फिर कितना इंसोलेशन हमारे पास सन से आ रहा है, उस पर किन किन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि एंगल ऑफ सन रेज, पोल्स पे कितना कम एंगल बना रही हैं, बहुत पैरेलल हो रही हैं, इस वजह से वहाँ पर बहुत कम हीट डिलीवर कर पाएंगी। ठीक है, एकदम। और डे लेंथ, अगर कहीं पर लेंथ ऑफ डे ही बहुत कम है, तो पूरे दिन में अगर 2 घंटे 4 घंटे ही लाइट हो रही है वहाँ पर, और ज़्यादातर टाइम जो है नाइट है, कि अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर रही है अपनी हीट, एब्जॉर्ब करने के लिए कम टाइम मिल रहा है, रेडिएट करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इंसोलेशन का फ़र्क बहुत कम होगा, मतलब वहाँ पर हीट कम मिले इंसोलेशन से। ठीक है, फिर ट्रांसफॉरपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अगर थिक है, स्मॉग है, फॉग है, ठीक है, या फिर क्लाउड्स छाए हुए हैं एकदम बहुत ज़्यादा, है ना, तो उससे क्या होगा आपका, तो उससे भी आपका सन की रेडिएशन की जो इंसोलेशन है वो नहीं आ पाएगी यहाँ पर, और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ है ना, उससे भी होगा। क्यों रोटेशन से, कि भाई थोड़ी देर दे रहा, फिर नाइट हो गई। तो इन सब चीज़ों में इनको समझाने में नहीं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बस ये सब चीज़ें होती हैं, पता है आपको ये सारी। ठीक है, तो इस मतलब इन चीज़ों में एक्सप्लेन करने में कोई वो फ़ायदा है नहीं, इन चीज़ों को पढ़ के और क्या कहते हैं इसमें टाइम लगाने में। ठीक है, पता तो है ही ये सब। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि अपनी टाइप्स ऑफ, मतलब हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर 4 तरह से होता है।
ये देख लो, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इनकी कुछ बात की थी। एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहाँ पर एक चीज़ समझना, रेडिएशंस में जो बॉडी जितनी गर्म होगी, जितनी हॉट है अगर ये बॉडी, वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई है, इसका मतलब है वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, और अगर कोई बॉडी इतनी हॉट नहीं, देखो बॉडी को गर्म होना पड़ेगा तभी वो रेडिएशन देगी। तुम कहोगे बॉडी जो है उसमें बिल्कुल टेम्परेचर नहीं है, ज़ीरो पे है वो, मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो पर। ठीक है, तो वहाँ पर वो कैसे, वो मतलब रेडिएशन उसमें तो नहीं होगा ऑब्वियस, थोड़ा तो होना, गर्म होना ही पड़ेगा, ज़ीरो पे नहीं हो सकती। 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट ज़ीरो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। केल्विन होता है कि फ़ारेनहाइट होता है ना, उसके। तो ठीक है, अब जैसे ये हो गया सन आपका, तो सन की रेडिएशन जो होगी वो हमेशा उसकी वेवलेंथ हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ। ये तो पढ़ा होगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि क्यों होती है। जितनी कोई बॉडी ज़्यादा गर्म होगी उतनी ही उसकी एनर्जी, उसकी वेव्स की ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ उतनी ही शॉर्ट होंगी। ठीक है, अब जो बॉडी कम गर्म है, जैसे कि आपकी अर्थ हो गई भाई, सन का 0 सन के इंसोलेशन का कितना मिला हमें, इंसोलेशन नहीं, सन के रेडिएशन का 0.0005%। अब ये हीट है हमारे पास ओवरऑल, तो सन के कंपैरिजन में देख लो हम कितने ही गर्म होंगे भाई। ठीक है, तो अर्थ की इतनी गर्म तो है नहीं हम, तो हमारी जो हम एनर्जी रेडिएट करेंगे, जो हमारी वेव्स होंगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो ऑब्वियसली मच लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि वेवलेंथ बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ्स। ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ, इसका एक बार वो भी बता देता हूँ चार्ट। देखो सीधे बनाओ, सबसे पहले गामा, गामा के बाद एक्स, एक्स के बाद यूवी, यूवी के बाद आपकी आ जाती है विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आपकी माइक्रो, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स। इनमें अपना बहुत ज़्यादा होता है। देखो एनर्जी किस तरफ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किस साइड इंक्रीज होगी, रेडियो की सबसे कम होगी, गामा की सबसे ज़्यादा होगी। वेवलेंथ इसके अपोजिट चलेगी, वेवलेंथ रेडियो की सबसे ज़्यादा होगी और गामा की आपकी सबसे कम होगी। इसकी वेवलेंथ जो होती है एग्जैक्टली तो मुझे वो याद नहीं आ रहा, 10⁻⁻18 के आसपास होती है, और एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10⁻12 या ऐसे कुछ होती है, एक बार चेक कर लेना, एस्ट्रांग और वो अपनी कुछ यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो मतलब ये सब नहीं वो पूछेगा कितनी क्या होती है, ये पता होना चाहिए किसकी किससे ऊपर है। माइक्रो की रेडियो, माइक्रो का रेडियो से रिलेशन, इंफ्रारेड का यूवी से रिलेशन, इंफ्रारेड का विजिबल से रिलेशन। ठीक है ना, इनको दोनों को तो याद करने के लिए इधर हमारी लास्ट रेड आती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है विजिबल लाइट में, कलर्स में। इधर सबसे वॉयलेट आता है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है विजिबल कलर्स में। ठीक है, तो इसके लिए इधर इंफ्रारेड, इधर अल्ट्रा वायलेट, वायलेट का भी अल्ट्रा। ठीक है, तो क्या देख रहे थे हम, हाँ ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो गया। तो इसलिए अर्थ जब रेडिएट करेगी वापस, तो जैसे सन है, सन आपका, सन में साफ सब कुछ होता है, सन में आपका यूवी भी होगा, एक्स रेज भी होगा, सन में आपका गामा भी होगा थोड़ा, और सन में आपका क्या नाम, विजिबल भी होगा, इंफ्रारेड भी थोड़ा सा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये पार्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, अर्थ जब रेडिएट करती है तो अर्थ की वो कम हो जाएगी, अर्थ में से जो रेडिएशन निकलेगा वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है।
ठीक है, कोई भी गर्म बॉडी जो हीट रेडिएट करती है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही, दूसरे का एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है जो बॉडी, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस देती है। इसीलिए हम इंफ्रारेड, रात में इंफ्रारेड कैमरे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कि मतलब कोई लोग हैं वहाँ पर, जानवर हैं कि नहीं, उसके लिए, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हो गया। फिर उसके बाद आता है कंडक्शन। कंडक्शन कुछ नहीं है, हीट ट्रांसफ़र होगी। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब कांटेक्ट होगा दो लोगों में, दो बॉडीज़ में कांटेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ तब कंडक्शन तब होता है। तो इसलिए अर्थ की सरफेस और उसके जस्ट ऊपर जो एयर है, जो यहाँ पर कांटेक्ट में आ रही है, वो एयर को ये हीट प्रोवाइड करेगी या गर्म करेगी, तो उसे कंडक्शन कहेंगे। फिर आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हीट का मूवमेंट, लेकिन कैसा होना चाहिए, वर्टिकल। हमारे साथ अर्थ पे कौन करता है, जो हमारे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, एयर्स। एयर जो है वो ऊपर मूव कर रही है, वार्म एयर ऊपर जाती है और कोल्ड एयर जो है वो नीचे आती है, ठीक है। तो एयर जब वर्टिकली ऊपर मूव कर रही है तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं, अपने साथ हीट ले जा रही है, ठीक है। नीचे गर्म हुई, अपने साथ हीट लेके ऊपर चली गई, ठीक है। एडवेक्शन, एडवेक्शन जो होता है, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल होगा। जहाँ पर लो प्रेशर है, एयर ठंडी है, एयर जाएगी वहाँ पर और वहाँ पर उसको गर्म जगह को भरने की कोशिश करेगा। तो विंड का मूवमेंट जो है, जो अपने साथ हीट का ट्रांसफ़र कर रही है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, उसे एडवेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हीट बैलेंस तो हमने देख लिया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, हीट सरप्लस जोन क्या होता है। हीट सरप्लस जोन ऑफ अर्थ, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके, ए 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ, बी 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, सी 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री साउथ, डी नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या होगा, ए बी सी डी। अगर सॉल्व करना है तो पॉज करके सॉल्व कर लो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। इनमें से असलियत में अगर देखा जाए तो नन ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि हीट सरप्लस जोन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक लिमिटेड नहीं होता है। उसके बाद भी हमारा जो एक्स्ट्रा कुछ, देखो, अगर सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है तो वो थोड़ा सा इधर भी दे रहा होगा, और मतलब टेम्परेट रीजन में भी दे रहा होगा हीट, और थोड़ी सी अपनी ट्रॉपिकल रीजन में, तो ट्रॉपिकल में तो वो दे ही रहा है, ठीक है ना। तो 23.5, इसको अगर डिवाइड करोगे 2 से, 24 को कर लो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 23.5 प्लस 12 करोगे तो कितना आ रहा है, 35.5। तो ऐसे ध्यान रखना कि उसका आधा जो है वो एक्स्ट्रा और जाता है, हालांकि जाता है उससे थोड़ा सा और ऊपर है, क्या कहते हैं अपना, 37.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.5 डिग्री साउथ, ये जो होता है, ये होता है हमारा हीट सरप्लस। यहाँ पर जितनी हीट रेडिएट हो रही है वापस, उससे ज़्यादा हीट हमें सन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ठीक है, तो वैसे ही हीट डेफिसिट जोन क्या होगा। हीट डेफिसिट जोन जो है वो एरिया होगा इस 37.5 के आगे, 37.5 दोनों साइड में, तो से लेके पोल्स तक, जहाँ पर जितनी हीट हमें सन दे रहा है उससे सन हमें हीट कम दे रहा है, हम रेडिएट ज़्यादा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गई हमारी हीट डेफिसिट जोन, ठीक है। ये फिर ध्यान रखना कि एग्जैक्टली 23.5 नहीं होता, बल्कि 37.5 पे होता है यहाँ से मेजरमेंट, ठीक है। हीट डेफिसिट जोन। अल्बीडो क्या होता है, अल्बीडो इंपॉर्टेंट है। अल्बीडो, कोई बॉडी कितनी लाइट
एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी किसी भी बॉडी की, उसे हम एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी, मतलब या तो ज़ीरो नहीं, ज़ीरो से लेके 0 to 1 के बीच में हो सकती है। अगर 1 है तो यानी कितनी उस हीट की उसने रिफ्लेक्ट की, उसने पूरी हीट रिफ्लेक्ट कर ली, 1 हीट उसके पास आई और उसने 1 पूरी रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है, तो पूरा फुल रिफ्लेक्शन। 0 यानी कि ये एब्सोल्यूट वाइट हो जाएगी, वाइट वाली 1 वाली। और ज़ीरो का मतलब जितनी हीट आई उसने पूरी एब्जॉर्ब कर ली, बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं की, ये जो है ब्लैक बॉडी हो जाएगी, प्योरली ब्लैक, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। जैसे हम जहाँ से हीट भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, पूरी एब्जॉर्ब चली जा रही है, तो उतना ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक होल जैसा, ठीक है, प्योर ब्लैक। अब हम ये देखते हैं कि हमारे अर्थ पर जो चीज़ें हैं नॉर्मली, उनकी एल्बिडो कैसे कैसे होती है, कितनी होती है। ध्यान रखना, ये तो याद करना होगा। देखो, सबसे पहले स्नो रखना, ठीक है, स्नो, स्नो में भी फ्रेश स्नो पहले आएगी, फिर ओल्ड स्नो आएगी, ठीक है। इसके बाद क्लाउड्स को रखना, क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स में भी एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो लोअर क्लाउड्स हैं ये सन से जो रे आती हैं उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, और जो अपर क्लाउड्स होते हैं, हाई क्लाउड्स, वो जो अर्थ रेडिएट कर रही है इंफ्रारेड, उसको ज़्यादा, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ भाई वो रिफ्लेक्ट ही करते हैं सन की, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और ना ही ऐसा होता है कि जो हाई क्लाउड्स हैं वो सिर्फ अर्थ वाली को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सन वाली को रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ज़्यादा कि कितना ही उसका क्लाइमेट चेंज पर, ग्लोबल वार्मिंग पर असर पड़ रहा है, तो उस पर पॉजिटिव रेडिए क्या कहते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है या फिर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। जिसे कहते हैं ना कि हम लोग पॉजिटिव फोर्सिंग या नेगेटिव फोर्सिंग, तो फोर्सिंग होता है कि उसका असर क्या पड़ रहा है, उसको पॉजिटिव कुछ चीज़ मतलब पॉजिटिव का मतलब है वार्म कर रहा है, और नेगेटिव का मतलब है उसे ठंडा कर रहा है, ठीक है। तो क्लाउड्स को रखना खासकर, तो यहाँ पर अलग से लिख लेना लो क्लाउड्स। जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो बेसिकली ब्लैंकेट का काम करते हैं, हमारी अर्थ को और गर्म करने का काम करते हैं, ठीक है। हालांकि देखने में हमको लगे कि वो पतले पतले क्लाउड्स होते हैं यार, ऊपर वाले वो तो बहुत थिन होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे लिए थिक क्लाउड्स हैं, लोअर क्लाउड्स, ये ही हमारा इनफेक्ट सन की रेडिएशन को वापस भेजते हैं। देखा था हमने शुरू में जब हम हीट बजट देख रहे थे, 27, अगर वहाँ से 100 आ रही है उसमें से 27 तो यही रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लोअर क्लाउड्स, ठीक है। लो क्लाउड्स हो गए। क्लाउड के बाद अब आएगा अपना आइस, आइस हो गया, आइसबर्ग्स हो गए, आइस शीट्स हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पानी में है कोई चीज़, ठीक है, आइस, जैसे आइस की बात कर रहे हैं, अगर वो पानी में है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और अगर वो ज़मीन पर है तो वो कम रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि जैसे कर सकते हो कि ऑब्वियसली उस पर कुछ मान लो धूल धक्कड़ जमा हो जाएगी, यहाँ वाले पर जो सॉइल पर है या लैंड पर है, उस पर थोड़ी सी धूल होगी, थोड़ी डस्ट होगी। पानी वाले में डस्ट वस्ट तो होगी नहीं, पानी ही होगा, और पानी आइस जो है वो उसको रिफ्लेक्ट ही करेगा, ठीक है। तो आइस हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर जैसे कि तुम्हारा आइसबर्ग मान लो विल बी ग्रेटर देन ग्लेशियर, ठीक है। अब आइस वाइस खत्म, यहाँ से फिर सैंड, सैंड में भी ड्राई सैंड जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, ऑब्वियसली पानी जो है खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है हीट, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और सैंड हो गई, सैंड के बाद फिर आपका सॉइल हो जाएगी, सॉइल के बाद ग्रास, ग्रास के बाद क्रॉप्स, क्रॉप्स के बाद ट्रीज़। तो जितना जो मतलब कम कलर इसमें, सैंड गोल्डन होती है, सॉइल जो है ब्राउन होती है, ठीक है, ग्रास जो होती है वो ग्रीन होती है, बस तो इस तरह से वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना, ठीक है। अब हम टेम्परेचर इन्वर्जन की बात कर लेते हैं। ये सेशन इतना ही रखते हैं, अगला सेशन जो है वो दूसरे अलग से रिकॉर्ड करता हूँ।